यूरेशिया के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसी लैंड है जो 10,000 साल से भी ज्यादा टाइम से सिविलाइजेशन का पालना रही है। यह है टर्की, एक ऐसा नेशन जहां ईस्ट और वेस्ट मिलते हैं, जहां पुराने जमाने के बड़े बड़े एम्पायर्स की गूंज आज भी यहां के पहाड़ों, मैदानों और शहरों में सुनाई देती है। आज के मॉडर्न टर्की को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, वॉर और पीस, एम्पायर और रेवोल्यूशन, फेथ और रिफॉर्म के दौर से गुजरना होगा। टर्की नाम के आने से बहुत पहले एनाटोलिया की जमीन पर दुनिया की कुछ सबसे पहली ह्यूमन सेटलमेंट्स थीं। गोबेकली टेपे से, जो एक 12,000 साल पुराना टेंपल है, और स्टोनहेंज से भी पहले का है सातलहोयुक के रूइंस तक, जो दुनिया के पहले अर्बन सेंटर्स में से एक था, इस जमीन ने ऑर्गेनाइज्ड लाइफ की शुरुआत देखी। मतलब लोगों ने एक साथ मिलकर रहना सीखा। फिर सेकंड मिलेनियम बीसीई आते आते पावरफुल हिटाइट एम्पायर सामने आया, जिसने पहले इंडो यूरोपियन स्टेट्स में से एक बनाया। उसके बाद आए फ्रिजियंस, लिडियंस और यूराशियंस, और हर किसी ने एनाटोलिया की हेरिटेज पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। 6ठी सदी बीसीई तक पर्शियन एम्पायर एनाटोलिया में धमका था, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उन्हें हरा दिया और पूरे रीजन में हेलेनिस्टिक कल्चर फैला दिया। धीरे धीरे रोमन्स ने कंट्रोल कर लिया और एनाटोलिया रोमन एम्पायर के सबसे अमीर प्रोविंसेस में से एक बन गया। 330 सीई में एम्परर कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने कॉन्स्टेंटिनोपल को ईस्टर्न रोमन यानी बाइजेंटीन एम्पायर की कैपिटल बनाया। यह शहर 1000 साल से भी ज्यादा समय के लिए क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स फेथ और इंपीरियल पावर का सेंटर बन गया। 11वीं सदी में सेंट्रल एशिया से टर्किक ट्राइब्स आने लगे, उपजाऊ जमीन और होली वॉर मतलब धर्मयुद्ध के लालच में। सेल्जुक टर्क्स, जो एक मुस्लिम डायनेस्टी थी, उन्होंने 1071 में बैटल ऑफ मंजिकट में बिजांटीन्स को हरा दिया, जिससे एनाटोलिया में टर्किश लोगों के बसने का रास्ता खुल गया। मस्जिदें, मदरसे और कैरावानसेराइज मतलब वो जगहें जहां ट्रैवलर आराम करते थे, जगह जगह दिखने लगे, क्योंकि सेल्जुक्स ने इस रीजन में अपना एक जबरदस्त कल्चरल और पॉलिटिकल दबदबा बना लिया था। तो देखो, जो सेल्जुक स्टेट्स थे ना, वो टूट फूट गए थे। उन्हीं के बाद एक नई पावर उभरी, ऑटोमन एम्पायर, जिसे ऑस्मन आई ने 1299 में शुरू किया था। फिर 1453 में मेहमेद तिदू ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया और ऑटोमन्स ने इस शहर को इस्तांबुल बना दिया। और ये इस्तांबुल एक ऐसे एम्पायर का दिल बन गया जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। और फिर आए सुलेमान द मैग्निफिसेंट, जिनके राज में ये एम्पायर अपने गोल्डन एज पर पहुंचा। ये अपनी मिलिट्री ताकत, क्या गजब की बिल्डिंग्स बनाते थे यार। और हां, रिलीजियस टॉलरेंस मतलब सब धर्मों की इज्जत थी, इन सब के लिए जाना जाता था। कई सदियों तक ऑटोमन्स इस्लामिक दुनिया की सबसे बड़ी पावर रहे और उन्होंने न जाने कितने अलग अलग कल्चर्स और लोगों पर राज किया। मगर फिर 18th और 19th सेंचुरी आते आते ये एम्पायर कमजोर पड़ने लगा। यूरोप में लोग इसे सिक मैन ऑफ यूरोप कहने लगे थे, मतलब यूरोप का बीमार आदमी, क्योंकि इसे हार का सामना करना पड़ रहा था। अंदर ही अंदर बगावतें हो रही थीं और ये धीरे धीरे नीचे जा रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन्स ने सेंट्रल पावर्स का साथ दिया और हार गए। पूरा एम्पायर बिखर गया और एलाइड फोर्सेस ने इस्तांबुल और एनाटोलिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस तबाही में से एक रेजिस्टेंस मूवमेंट खड़ा हुआ, जिसे लीड कर रहे थे एक ऑटोमन ऑफिसर जिनका नाम था मुस्तफा केमाल। सरेंडर करने से इनकार करके उन्होंने एनाटोलिया में नेशनलिस्ट्स को इकट्ठा किया और टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू कर दी। 1923 में ऑटोमन एम्पायर को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया और रिपब्लिक ऑफ टर्की का जन्म हुआ। मुस्तफा केमाल, जिन्हें इज्जत से अटातुर्क नाम दिया गया, वो इसके पहले प्रेसिडेंट बने। अटातुर्क ने टर्की को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कैलिफेट को खत्म किया, रिलीजन को स्टेट से अलग किया, लैटिन अल्फाबेट इंट्रोड्यूस किया, औरतों को वोट देने का हक दिया और इकोनॉमी, एजुकेशन और लॉ को मॉडर्नाइज किया। एक बहुत ही सेक्युलर और नेशनलिस्ट सोच ने उनके रिफॉर्म्स को राह दिखाई। तो 20वीं सदी में टर्की कोल्ड वॉर के अलायंसेस से गुजरा, नेटो ज्वाइन किया और वहां तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ, मतलब शहर बहुत तेजी से बढ़े और पॉलिटिकल टर्बुलेंस भी काफी रही। इसमें 1960, 1971, 1980 और 1997 में मिलिट्री कूच भी हुए, जब आर्मी ने सरकार पर कब्जा कर लिया था। फिर 2000s की शुरुआत में रीसेप तायिप एर्दोगन का आना एक नए दौर जैसा था। शुरू में तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मतलब लोकतंत्र को अच्छा बनाने वाले बदलावों के लिए उनकी खूब तारीफ हुई, पर बाद के सालों में ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज दिखीं, मतलब
वो अपनी मर्जी ज्यादा चलाने लगे, मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस लगे और 2016 में एक फेल्ड कूप अटेम्प्ट भी हुआ, मतलब सरकार को हटाने की एक नाकाम कोशिश। आज टर्की एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जैसे एक चौराहा हो, जो यूरोप और एशिया, इस्लाम और सेकुलरिज्म, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में है। अपने रीजन की पावर तो है ही, साथ में ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है, मतलब दुनिया पर भी इसका असर है। टर्की की कहानी अभी भी अनफोल्ड हो रही है, मतलब अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। पुराने मंदिरों से लेकर शाही महलों तक, सुल्तानों से लेकर प्रेसिडेंट्स तक, टर्की की कहानी रेजिलियंस की है, मतलब हर मुश्किल से लड़कर खड़े होने की ताकत, ट्रांसफॉर्मेशन की है, दुनियाओं के बीच एक ब्रिज जैसा। टर्की सिर्फ मैप पर एक जगह का नाम नहीं है, ये तो एक चलती फिरती लेगेसी है, एक जीती